हेलो दोस्तों। तो आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि एंथर कैसा होता है, कैसे इसका मतलब कि ऐसे स्ट्रक्चर देखा था हमने कि कैसा होता है। ठीक है, आज हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि एंथर, तो एंथर देखो ऐसा और ऐसा इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है ना। ठीक है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। इसको हम जो है वो एंथर, इसको एंथर बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम फिलामेंट। और इन दोनों को क्या बोलते हैं? इन दोनों को बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है और स्टैमन। और क्या बोला जाता है? एंड्रोशियम। ये सब हम देख चुके हैं पहले। ओके, ठीक है। क्या बनाया हमने? एंथर का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाया जो कि फ्लावर में प्रेजेंट होता है। इसको बोला एंथर और इसको क्या बोला? फिलामेंट। ये आया हमारा फिलामेंट। और इन दोनों को क्या बोला? ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? किसको बोलते हैं हम? स्टैमन को, या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये फ्लावर का, या फिर एंड्रोशियम। ये तीनों नाम एक ही चीज़ के हैं। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को। तो सबसे पहले तो ये जो हमने ये बात बोली, ये समझ में आ गई ना आपको? ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब जो है वो हम देखेंगे एंजियोस्पर्म एंथर। क्यों? क्योंकि जो है ये किसकी बात हो रही है? यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट की ही बात हो रही है। तो फ्लावरिंग प्लांट को क्या बोला जाता है? फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से हुए आपके? फ्लावरिंग प्लांट्स हुए, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो कौन से हुए आपके? एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या बोलते हैं हम? एंजियोस्पर्म। और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स। ओके, अंडरस्टैंड? अब है आपका जो आपका एंजियोस्पर्मिक एंथर होता है वो कैसा होता है? जो एंजियोस्पर्मिक एंथर होता है वो कैसा होता है? सबसे पहले हम इधर देखते हैं, फिर देखते हैं इधर। ठीक है, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना लेंगे हम पहले। ठीक है, इसके अंदर लेयर्स होंगी, इनर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, टैपेटम लेयर। ठीक है, ये लेयर्स इसमें जो है वो प्रेजेंट होंगी। मैं इसको ऐसे ही बना रही हूँ, रफ सा डायग्राम बना रही हूँ। ठीक है, ओके। इस तरह से इसके अंदर पहले बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होंगी। उसके बाद इसमें जो है वो अंदर ये देखो ये लेयर्स बन गई। अब यहाँ पे जो है वो थिकास प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 और ये 4th। ठीक है, ये यहाँ पे जो है वो थिकास प्रेजेंट है। अब देखो, अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं, मानो ये ऐसे डिवाइड कर दिया, तो कितने लोब बने? 2 लोब बन गए ना। तो ये क्या हो गया हमारा? एक लोब इस साइड को आ जाता है, एक लोब इस साइड को आ जाता है। एक लोब ये आ गया, एक लोब ये आ गया। ओके, एक लोब ये आ गया, एक लोब ये आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि एंथर में, अगर एंथर की बात डायरेक्ट की जाए तो आपसे पूछा जाए कि एंथर में कितने लोब प्रेजेंट होते हैं, तो आप बोलेंगे कि 2 लोब्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि एंथर में कितने थिक्का प्रेजेंट होते हैं, तो थिक्का कितने आ गए? 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो थिक्का कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। और अगर तीसरा क्वेश्चन बोल रही हूँ मैं अब, कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक लोब में कितने थिक्का प्रेजेंट होंगे, तो क्या बोला जाएगा? एक लोब में कितने थिक्का आ रहे हैं? 2 थिक्का आ रहे हैं। ठीक है, सॉरी। तो क्या बोला? क्या 3 क्वेश्चन बताए मैंने? ठीक है, सबसे पहले कि एंथर में कितने लोब प्रेजेंट होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? 2। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। ठीक है, लोब एंथर में। ठीक है, एंथर की बात हो रही है, कितने लोब प्रेजेंट होंगे?
टोटल थिक्का कितने होंगे आपके एंथर में, टोटल थिक्का इन एंथर, ठीक है। और तीसरा क्या आ गया, एक लोब कितने थिक्का को कंसिस्ट करेगा, ठीक है। हाउ मैनी थिक्कास आर प्रेजेंट इन वन लोब, ओके। ये 3 क्वेश्चन हमारे पास आ गए। तो लोब कितने आ गए हमारे पास, लोब तो हमारे पास कितने आ गए, 2 लोब, 2 लोब्स आ गए। टोटल थिक्का इन एंथर कितने हैं इसमें टोटल थिक्का, तो इसमें आ गए हमारे पास 4 थिक्का, ये लो थिक्का, 4 थिक्का आ गए इसमें। अब पूछा कि एक लोब में कितने थिक्का जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो एक लोब में अगर एक या ये वाला या ये वाला एक थिक्का पूछा गया, मतलब एक लोब पूछा गया, तो एक लोब में कितने आ जाएंगे हमारे पास, 2 थिक्का आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम क्या बोलते हैं कि जो आपका एंजियोस्पर्मिक एंथर होता है, अब इसको यहाँ पे कर देते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं हम एंजियोस्पर्मिक एंथर, एंजियोस्पर्मिक एंथर की अब बात आ जाएगी। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, ये कैसा आया, बाई लोब्ड आया, 2 लोब्स प्रेजेंट आ गए, ठीक है। इसमें 2 लोब हो गए, प्लस या फिर 2 लोब आ गए, तो प्लस क्यों लगाना स्लैश, और कितने थिक्का आ गए, 2 थिक्का है ना, ठीक है। तो क्या आ गया, ये डाइथिक्कस आ जाएगा। और इसको क्या बोला जाता है, और इसको बोला जाता है टेट्रास्प्रेंजिएट, क्या बोला जाता है, टेट्रास्प्रेंजिएट, समझ गए। आई होप क्लियर होगा, है ना। क्या बोला मैंने कि जो एंजियोस्पर्मिक एंथर है उसमें जो है ये बाइलोब्ड होगा, डाइथिक्कस होगा और टेट्रास्प्रेंजिएट होगा, ठीक है। ओके क्लियर। चलो लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगी मैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि जो आपका एंथर है वो कैसा होता है, ठीक है। अगर हम एंथर की बात करें, रुको एक मिनट, एंथर इसको हम डिवाइड कर लेंगे अब 2 टाइप्स में, ठीक है। तो सबसे पहला तो हमारे पास आ जाता है कि भाई ये है मोनोथिक्कस, और दूसरी बात आ जाती है कि ये है डाइथिक्कस। अब ये क्या बात हुई, है ना, ये हुई कि एंथर विद 1 लोब, जिनमें कि ओनली 1 लोब प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे कि इसमें आ गई ओनली 1 लोब प्रेजेंट, इसमें क्या होगा, एक ही लोब जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है, एक लोब प्रेजेंट, एंथर विद 1 लोब, मतलब कि इसमें क्या आ गए हमारे पास, चलो बताओ तब तक, इसमें क्या आ जाएगा, कितने थिक्का आ जाएंगे, इसमें थिक्का आ जाएंगे हमारे पास 2 थिक्का, एक लोब की बात हो रही है तो इसमें 2 थिक्का आ गए। अब डाइथिक्कस की बात हो रही है, डाइथिक्कस, ठीक है, डाइथिक्कस मतलब कि 2 थिक्का है, ठीक है, डाइथिक्कस की बात हो रही है। तो इसमें क्या आ जाएगा कि ये क्या है, ये है आपका एंथर विद 2 लोब, ठीक है। इसमें क्या आ गए, 2 लोब की बात हो रही है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितने, 2 लोब की बात हो रही है तो यहाँ पे कितने थिक्का प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे होंगे हमारे पास 4 थिक्का प्रेजेंट, ठीक है। और ये जो है डाइथिक्कस जो है ये किसमें मोस्ट कॉमन है, ये आ जाएगा हमारे पास एंजियोस्पर्म्स में जो है ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है।
एंजियोस्पर्म में जो है ये मोस्ट कॉमन देखा जा सकता है। और जो आपका मोनोथिकस है ये जो है ये मालवेसी फैमिली में देखा जाता है। ये वहाँ का करेक्टरिस्टिक फीचर है। कौन सी फैमिली का? मालवेसी फैमिली का जो है ये करेक्टरिस्टिक फीचर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मालवेसी फैमिली में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन सी आती हैं, तो आपके कॉमन एग्जांपल्स हो जाएंगे इसके, लाइक ओकरा एंड कॉटन, काफ़ी हैं दो, ठीक है। ओकरा एंड कॉटन आर एग्जांपल्स ऑफ मालवेसी फैमिली, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है ना? अब देखो ये जो अंदर थिकाज हैं, ठीक है, अब जो एंथर है उसमें से पॉलन निकलेंगे, तो वो कैसे निकलेंगे? यहाँ से ब्रेक हो जाएगी और जो जब वो ब्रेकेज होगी तो उसको क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को बोला जाता है डीहेनेस ऑफ एंथर। अब आगे देखेंगे हम पॉलन ग्रेन शेड। ये क्या होता है कि जो आपका एंथर है वो उसमें से जो है वो पॉलन ग्रेन कैसे बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? पॉलन ग्रेन्स आर शेड फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर एट आइदर 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज। जैसे कि हमने देखा कि पॉलन ग्रेन शेड कब होंगे, या तो 2 सेल स्टेज पे होंगे या 3 सेल स्टेज पे होंगे। 2 सेल स्टेज जो है वो आपकी 60% एंजियोस्पर्म में देखी जाती है और 3 सेल स्टेज जो है वो 40% एंजियोस्पर्म्स में देखी जाती है। अब एंजियोस्पर्म्स की तो आपको क्लियर ही है कि एंजियोस्पर्म का कौन से फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, ओके, क्लियर है ना। तो 2 सेल स्टेज क्या हो गई? 2 सेल स्टेज का मतलब हुआ कि ये 2 सेल स्टेज, इसमें 2 सेल्स प्रेजेंट होंगी, एक तो वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट होगी और एक जेनेटिव सेल प्रेजेंट होगी। और 3 सेल स्टेज की बात की जाए तो यहाँ पे एक तो वेजिटेटिव सेल होगी और 2 मेल गैमेट्स होंगे, ठीक है। इसको बोला हमने 3 सेल स्टेज, और इसको जो जिसमें 2 सेल्स होंगे उसको बोला 2 सेल स्टेज। और जो 2 सेल स्टेज है वो कहाँ पे देखी जाती है? वो देखी जाती है आपकी 60% एंजियोस्पर्म्स में। ये बात आप ध्यान रखोगे। एक ये बात की किस में कितने परसेंट? 60% में क्या देखी जाती है? कौन सी स्टेज देखी जाती है? 2 सेल। और 40% में जो है वो आपकी 3 सेल स्टेज देखी जाती है। और 3 सेल स्टेज में जो है वो एक वेजिटेटिव सेल होता है और 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। और आगे आपकी 2 सेल स्टेज, उसमें एक जेनेटिव सेल होगा और दूसरा आपका वेजिटेटिव सेल होगा। अब ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ से आ रही हैं, क्या प्रोसेस है वो? तो वो है आपका डीहेनेस ऑफ एंथर। मतलब कि क्या, जब एंथर की बॉल जो है वो रप्चर होगी तो उसमें से जो है वो अंदर से पॉलन ग्रेन्स बाहर आ जाएंगे। ये मैंने यहाँ पे एंथर बनाया है, वैसे भी मैंने पीछे बनाया था, तो ये एंथर हमने बनाया। यहाँ से वॉल रप्चर होगी या यहाँ से कहीं से भी वॉल जो रप्चर होकर बाहर आ जाएंगे पॉलन ग्रेन्स, ओके। ये लिखा है हमने डाइसेंस ऑफ एंथर। तो ये डाइसेंस ऑफ एंथर क्या है? इट इज अ प्रोसेस वेयर एन एंथर रप्चर ओपन टू रिलीज पॉलन ग्रेन, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब ये जो पॉलन ग्रेन की हम बात कर रहे हैं, तो ये पॉलन ग्रेन जो है वो क्या कॉज करते हैं? ये पॉलन ग्रेन जो है वो कॉज करते हैं, सबसे पहले तो एलर्जी कॉज करेगा। देखो कुछ लोगों को जो है वो एलर्जी होती है पॉलन से, ठीक है। तो सबसे पहली बात आ गई कि ये एलर्जी कॉज करेगा। दूसरी बात आ गई कि ये रिच न्यूट्रिएंट होता है, इनमें न्यूट्रिएंट रिच होते हैं पॉलन ग्रेन, जिसकी वजह से इनको जो है वो फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ किया जाता है और ये एडिबल टू ईट है, ठीक है। यहाँ तक जो है वो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट लगेगा या कहीं पे कुछ भी आपको लगेगा कि यहाँ पे ये होगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और एंथर की जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी टैपेटम, ओके। इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी टैपेटम। अब पॉलन ग्रेन की अगर हम बात करें, जैसे कि लिख दिया यहाँ पे पॉलन ग्रेन। अब ये जो पॉलन ग्रेन है ये क्या करेंगे? अब क्या करेंगे हम? देखो एंथर से जो है वो पॉलन्स बाहर आ गए, अब पॉलन ग्रेन जो है वो हम उसकी बात करेंगे, सिंगल एक पॉलन ग्रेन की बात करेंगे। अब सबसे पहले तो हमने इसको यहाँ पे बोल दिया कि ये क्या है? एडिबल है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि इसमें रिच न्यूट्रिएंट और तीसरी बात, इसको किसकी तरह यूज किया जाता है? फूड सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है, यूज एज अ फूड सप्लीमेंट, ओके। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर पॉलन मतलब कि पॉलन ग्रेन की बात करें, ठीक है, तो चलो पहले हम पॉलन यहाँ पे बना लेते हैं रफ सा।
टू सेल स्टेज। ये क्या आ गया आपका, बोलिए। अभी हमने ऊपर देखा साथ में ही ऊपर, तो ये आ गया आपका वेजिटेटिव सेल, ये आ गया आपका जनरेटिव सेल। ठीक है, एक वेजिटेटिव सेल आ गया, एक जनरेटिव सेल आ गया। अब इसमें जो है वो बाहर की तरफ लेयर्स होंगी ऐसे, ये इसकी आउटर लेयर है, इसका भी नाम होता है, इसको हम जो है वो बोलते हैं एक्जिन। जो आउटर लेयर है इसको बोलते हैं एक्जिन। ठीक है, एक्जिन बोला। फिर ये आपकी रफ लेयर होती है, ठीक है। और ये जो अंदर वाली है इसको बोलते हैं हम इंटाइन। और ये जो इनके बीच में यहाँ पे स्पेस है ये वाला, इसको बोलेंगे ये इसको बोलेंगे हम जर्म पोर। इसको क्या बोला हमने, जर्म पोर। इसका भी आगे यूज होता है, मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। और इसके बाहर जो है वो पॉलन के बाहर जो है वो पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम स्पोरोपोलिन बोलते हैं, ठीक है। ये हर तरफ पे प्रेजेंट होगा पॉलन के बाहर की तरफ, ठीक है। पाउडर लाइक सब्सटेंस कॉल्ड, क्या कॉल्ड, स्पोरोपोलिन। ये कैसा होता है, पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है जो कि आपके पॉलन के बाहर प्रेजेंट होता है। अब अगर हम बात करें तो ये जो जर्म पोर होता है इसका क्या काम होता है, जर्म पोर का क्या काम होता है, वेजिटेटिव सेल जो है वो क्या बनाएगी, जेनेटिव सेल है वो उसका क्या काम होता है, स्पोरोपोलिन है इसका क्या काम है, ठीक है। अभी हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ से बात करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं जर्म पोर से बात। सबसे पहले हम लिखेंगे जर्म पोर, इसका क्या मतलब है पहला। फिर उसके बाद आ जाता है आपका वेजिटेटिव सेल, फिर उसके बाद आ जाता है आपका जनरेटिव सेल, और उसके बाद आपका आ जाता है, उसके बाद क्या आ गया, जर्म पोर आ गया, स्पोरोपोलिन रह गया। तो इसके बाद आ जाता है आपका स्पोरोपोलिन। क्या काम होता है इनका, ठीक है। अब हम अगर इसकी बात करें स्पोरोपोलिन की या फिर जो भी है आपके जर्म पोर लाइक, ठीक है। तो आपके पास जर्म पोर जो है तो इसका क्या काम होता है, यहाँ से जो है वो आपकी पॉलन ट्यूब एराइज होती है। ये पॉलन ट्यूब एराइज साइट है, साइट ऑफ पॉलन ट्यूब एराइज। पॉलन ट्यूब एराइज यहीं से होगी आपके जर्म पोर से, यहीं से बाहर आएगी आपकी पॉलन ट्यूब, ओके। पहली बात। और वेजिटेटिव सेल जो है ये क्या होगी, जो आपकी वेजिटेटिव सेल है, जो आपकी वेजिटेटिव सेल है तो इसका न्यूक्लियस जो है वो क्या बनाएगा, इसका न्यूक्लियस जो है वो आपकी पॉलन ट्यूब बनाएगा, और यही पॉलन ट्यूब जो है वो जर्म पोर के थ्रू बाहर आएगी। और जेनेटिव सेल क्या करेगा, ये जो है ये आपका डिवाइड करके मेल गैमेट्स बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है आपकी 2 सेल स्टेज की। फिर उसके बाद हमने देखा था कि 3 सेल स्टेज पे जो जेनेटिव सेल है वो क्या करती है, मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाती है 2 मेल गैमेट्स में। तो ये जो जेनेटिव सेल है ये आगे चल के 3 सेल स्टेज में जाके क्या करेगी, मेल गैमेट्स को बना देगी, ओके। उसके बाद है स्पोरोपोलिन क्या करते हैं, जैसे कि आपके पॉलन ग्रेन्स है, जब उनको प्रिजर्व करके रखना होता है ना तो वो इसकी वजह से रखते हैं, प्रिजर्व पॉलन ग्रेन्स। ये हेल्प करता है क्योंकि जो पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है और इसकी जो है वो सबसे आउटर पे जो है इधर जो है वो ये स्पोरोपोलिन होता है, मतलब कि पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से जो है वो आपकी जब भी हम पॉलन ग्रेन्स की प्रिजर्वेशन करते हैं तो वो जल्दी ख़राब नहीं हो पाते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा टाइम तक सेफ रहते हैं। और अगर बात करें कि प्रिजर्वेशन कहाँ पे होती है, प्रिजर्वेशन कहाँ पे प्रिजर्व करके रखते हैं हम पॉलन ग्रेन्स को, तो हम रखते हैं आपके पॉलन बैंक में रखते हैं, पॉलन बैंक में रखेंगे, या फिर आपके जो है वो सीड बैंक में रखेंगे। पॉलन बैंक या सीड बैंक में जो है वो हम पॉलन ग्रेन्स को जो है वो प्रिजर्व करके रखते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीधा नहीं रखते हैं, इन लिक्विड नाइट्रोजन,
और इसके लिए जो है वो टेम्परेचर भी ज़रूरी होता है। तो इसके लिए टेम्परेचर जो है वो -196 डिग्री सेल्सियस जो है ज़रूरी होता है। प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलन ग्रेन टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? टेम्परेचर चाहिए होता है आपके पास -196 डिग्री सेल्सियस। और कहाँ पे हम पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करते हैं? या तो पॉलन बैंक में या तो सीड बैंक में। और किसकी हेल्प लेते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन में जो है वो हम इसको प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा, ठीक है, पॉलन ग्रेन के बारे में। और प्रिजर्वेशन के इजीली प्रिजर्व करके रख सकते हैं ड्यू टू स्पोरोपोलिनिन, क्योंकि ये जो है ये एक फॉसिल है ड्यू टू हार्ड कवरिंग ऑफ स्पोरोपोलिनिन। और इसमें स्पोरोपोलिनिन को जो है वो कोई भी एंजाइम जो है वो इजीली डिग्रेड नहीं कर पाता है। नो एंजाइम डिग्रेड स्पोरोपोलिनिन। ओके, समझ गए। अब जो देखो हम पॉलन ग्रेन तो पढ़ रहे हैं, पॉलन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पॉलन ग्रेन की स्टडी को क्या बोला जाता है? पॉलन ग्रेन की स्टडी को बोला जाता है पाइलोलॉजी। क्या बोला? पाइलोलॉजी। सॉरी, यहाँ लिखती हूँ। पाइलोलॉजी किसकी स्टडी? पाइलोलॉजी, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन कॉल्ड पाइलोलॉजी। ओके, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। अगर सब आपसे पूछा जाए ना कि वाइएबल सीड की बात की जाए कि वाइएबल सीड क्या होती है? वाइएबिलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम कितने समय तक यूज़ कर सकते हैं, सीड को यूज़ कर सके, वो उसकी वाइबिलिटी हो गई। तो सबसे ज़्यादा जो है वो आपका ओल्डेस्ट वाइबल सीड जो है वो डेट का हो जाएगा। ठीक है, डेट पाम आपका वाइबल सीड हो जाएगा, जिसकी प्रिजर्वेशन जो है वो 2000 ईयर्स है, तब तक भी इनका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, और वैसे ही अगर आपकी कुछ पॉलन ग्रेन्स की हम बात की जाए तो उनका जो है वो शॉर्ट पीरियड भी होता है। ठीक है, तो ये था हमारा पॉलन शेड के बारे में देखा हमने, पॉलन ग्रेन शेड के बारे में देखा, पॉलन ग्रेन के बारे में देखा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या स्टडी किया है। अब अगर आपको कहीं पे डाउट लग रहा होगा तो आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं एक बार फिर से रिवाइज। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की बात की जाए तो सबसे पहले तो क्या है कि एंथर किसको बोलते हैं, क्या होता है एंथर? हमने पढ़ा था स्टेमन के बारे में। ठीक है, स्टेमन, आपका जो स्टेमन है वो 2 पार्ट्स को कंसिस्ट करता है, एंथर प्लस फिलामेंट को। यहाँ पे देखो, एंथर प्लस फिलामेंट जो है वो मिलकर क्या बनाएंगे? वो आपका मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाएंगे, जिसको हम एंड्रोशियम भी बोलेंगे और स्टेमन भी बोलेंगे। तो इसमें जो एंथर पार्ट है हम उसकी स्टडी कर रहे हैं और हमने आज उसको पढ़ा कि एंथर क्या होता है। देखो, जो आपके जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, सबसे पहले उनको हम क्या बोलते हैं? जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होंगे उनको बोलेंगे हम एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, ये फ्लावर को बियर करते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स। और अगर हम एंथर की बात करें तो ये हमने एंथर यहाँ पे बना लिया है, इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट है। अगर हम बीच से डिवाइड करें तो एक लोब ये आ गया, एक लोब ये आ गया। अब एक लोब की बात की जाए तो यहाँ पे कितने थिक्का प्रेजेंट होंगे? तो यहाँ पे 2 थिक्का एक साइड, मतलब एक लोब में जो है वो 2 थिक्का प्रेजेंट होंगे। और अगर पूरे एंथर की बात की जाए तो इसमें 4 थिक्कास प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो आपको क्या बोला कि एंथर में जो है वो टोटल लोब कितने होंगे? 2 लोब्स होंगे। और टोटल थिक्का एक एंथर में कितने होंगे? 4 थिक्कास होंगे। और अगर एक लोब की बात की जाए कि एक लोब में कितने थिक्का होंगे, हाउ मैनी थिक्कास आर प्रेजेंट इन 1 लोब, देन आपका आंसर होगा 2 थिक्का। ठीक है, उसके बाद है कि एंजियोस्पर्मिक एंथर जो है वो बाइलोब होता है, डाइथिकस होता है और टेट्रस स्पोरेंजिएट होता है। एंथर की बात करें तो वो मोनोथिकस होगा, डाइथिकस होगा। अगर 1 लोब प्रेजेंट होगा तो उसमें जो है वो 2 थिक्का प्रेजेंट होंगे। और एंथर विद 2 लोब तो उसमें 4 थिक्का प्रेजेंट होंगे। ये बात हमने कर ली है। और आपको मोनोथिकस का एग्जाम्पल है आपकी मालवेसी फैमिली, जैसे कि उसमें ओक आ जाता है, कॉटन आ जाता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल्स होंगे। और आपके 4 थिक्का जहाँ पे प्रेजेंट होंगे, मतलब कि डाइथिकस जो होंगे वहाँ पे आ जाएगा आपके एंजियोस्पर्म्स। यहाँ पे मिस्टेक है, एंजियोस्पर्म्स है।
ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। एंजियोस्पर्म्स है, ठीक है। अब है कि आपके पोलन ग्रेन शेड, जैसे कि आपके एंथर है, तो एंथर के अंदर जो है आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो वो एंथर से बाहर कैसे आएंगे, वो होगी आपकी डाइसेंस ऑफ एंथर। मतलब कि जब आपके एंथर की वॉल जो है वो रप्चर होगी तो पोलन ग्रेन जो है वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब पोलन ग्रेन शेड कब होगा, तो वो होगा आपका या तो फिर 2 सेल स्टेज पे हो जाएगा या तो 3 सेल स्टेज पे होगा। 2 सेल स्टेज जो है वो 60% एंजियोस्पर्म जो शो करते हैं और 3 सेल स्टेज जो आपकी 40% एंजियोस्पर्म्स करती हैं, ठीक है। मतलब जो आपकी 2 सेल स्टेज है उसका मतलब होता है कि वहाँ पे 2 सेल्स प्रेजेंट होगी, एक तो वेजिटेटिव सेल होगी और सेकंड वन आपकी जेनेटिव सेल होगी। आगे जब हम 3 सेल स्टेज पे जाएंगे तो यही जेनेटिव सेल जो डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स बना देगी और एक बन जाएगा आपका वेजिटेटिव सेल ही रहेगा। और जो आपकी जेनेटिव सेल है वो आगे डिवाइड करके क्या बना देती है, मेल गैमेट्स बना देती है। और कितने मेल गैमेट्स बनाएगी, 2 मेल गैमेट्स बनाएगी, ठीक है। आगे आपके पोलन ग्रेन क्या करते हैं, एक तो वो एडिबल है, दूसरी बात वो एलर्जी कॉज करते हैं, तीसरी बात कि वो रिच न्यूट्रिएंट है। और ये अगर उनमें न्यूट्रिएंट है बहुत ज़्यादा है तो उनको कैसे यूज़ किया जाता है, एज अ फूड सप्लीमेंट यूज़ किया जाता है। अब ये हमने पोलन ग्रेन का यहाँ पे रफ सा डायग्राम बनाया था जिसमें हमने देखा कि एक्साइन वॉल होती है, इंटाइन होती है, ठीक है। एक्साइन, इंटाइन, फिर वेजिटेटिव सेल होगी, जर्म सेल होगी, मतलब कि जेनेटिव सेल होगी, ठीक है। स्पोरोपोलिन प्रेजेंट होगा, जर्म पोर होगा, तो ये हमने देखा। अब ये जो जर्म पोर है ये क्या करता है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जेनेटिव सेल क्या करती है। जो जेनेटिव सेल है वो पोलन ट्यूब को अराइज करेगी। इसका जो वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होगा वो पोलन ट्यूब को अराइज करेगा और यही पोलन ट्यूब जो है वो बाहर जब आएगी तो जर्म पोर के थ्रू आएगी। तो समझ गए, सबसे पहले जो है वो वेजिटेटिव सेल क्या करेगी, उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, मतलब कि वो आगे डिवाइड करके जो है वो पोलन ट्यूब बनाएगा। और ये पोलन ट्यूब जब इससे बाहर आएगी पोलन ग्रेन से, तो वो किसके थ्रू आएगी, जर्म पोर के थ्रू बाहर आएगी। उसके बाद आपके जेनेटिव सेल, वो जेनेटिव सेल क्या करेगा, आगे 3 सेल स्टेज में जब जाएगा तो 2 मेल गैमेट्स बना देगा। उसके बाद जो है वो है स्पोरोपोलिन। तो स्पोरोपोलिन जो है वो है पाउडर लाइक सब्सटेंस जो आपके पोलन ग्रेन के बाहर प्रेजेंट होगा। आपने देखा होगा जब आप फूलों को टच करते हो तो आपके हाथों में जो है वो पाउडर लाइक सब्सटेंस आ जाता है। आप हिबिस्कस को देख सकते हैं, तो उससे जो है वो आपके हाथ में जब वो पाउडर लाइक सब्सटेंस आता है तो वो क्या होते हैं, आपके पॉलन्स होते हैं, ठीक है। स्पोरोपोलिन जो है वो प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी वजह से ये एक हार्ड कवरिंग होती है जिसकी वजह से जो है पोलन ग्रेन इजीली खराब नहीं होते हैं। इस पर जो है कोई भी एंजाइम वर्क नहीं करता है। स्पोरोपोलिन जो है वो मतलब कि इसका यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए, एज अ प्रिजर्वेशन। और प्रिजर्व कहाँ करते हैं पोलन ग्रेन को, उसको प्रिजर्व करते हैं हम पोलन बैंक में या फिर सीड बैंक में। और किसकी हेल्प लेते हैं, नाइट्रोजन की। और कौन सी, लिक्विड नाइट्रोजन। और आपका जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो चाहिए होता है -196 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब आपको बोले जाते हैं जब हम पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करते हैं तो कितने टाइम तक प्रिजर्व कर पाते हैं। कुछ को हम शॉर्ट पीरियड के लिए, कुछ को लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है। शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए हम जैसे कि राइस, व्हीट, ठीक है, इनको करते हैं। और लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए आपका जो आता है डेट पाम आ जाता है जिसकी वैलिडिटी जो है वो 2000 ईयर्स होती है। अब हमने पोलन ग्रेन को पढ़ा, तो पोलन ग्रेन की जो स्टडी करते हैं उनको वो क्या है, पोलन ग्रेन की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो वो होती है आपकी पाइलिनोलॉजी, ठीक है। और यहीं पे जो है वो हमारा ये वाला टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।